आज हम लोग को देखना है लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे बनाएंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग यहाँ यूज करते थे कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ना यूज करके यहाँ पर एक खाली एम्प्टी फ्लास्क लगा देते हैं। ठीक है, काहे के लिए? बैक सक्शन को रोकने के लिए। और बैक सक्शन के लिए हम एक और चीज यहाँ पर करते हैं। अभी हम इसे कलेक्ट करते थे HCl गैस को बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब इसे हम कलेक्ट करते हैं कलेक्टेड ओवर द वाटर। कलेक्टेड ओवर द वाटर, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो HCl गैस है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं? ये एक फनिल अरेंजमेंट लगाते हैं। फनिल अरेंजमेंट। इस फनिल अरेंजमेंट में हम लोग करते क्या है? तो हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि एक फनिल को लेते हैं और जस्ट ऐसे लगाते हैं, ये जस्ट पानी के ऊपर रख ही रहे, पानी के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी की जो सतह है उसके टच में रहे, जरा सी। ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहां से आपकी ये HCl गैस आ रही है, HCl गैस यहां से आ रही है आपकी। ठीक है, और HCl गैस जब यहां आती है तो देखो इसके बनने का रेट कम रहता है और इसके डिसॉल्व होने का रेट बहुत ज्यादा रहता है। इसके डिसॉल्व होने का रेट बहुत ज्यादा रहता है और बनने का रेट क्या रहता है? कम रहता है। अभी यहां पर पूरे में ये HCl गैस भरी हुई है और जैसे ही यहां पर ये पानी के टच में आएगी तुरंत ये डिसॉल्व हो जाएगी बहुत तेजी से। तो पूरी यहां से HCl गैस रश करती हुई यहां आएगी और इसके अंदर आकर डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये जो आपकी पाइपलाइन रहेगी, इस पाइपलाइन में वैक्यूम का क्रिएशन हो जाएगा। किसका? वैक्यूम का क्रिएशन हो जाएगा। और वैक्यूम क्रिएट हो गया तो ये पूरा पानी, अगर हम इससे फनिल को डिबो यहाँ पर डुबो कर रखते, डिप करके रखते, तो पूरा पानी इस पर चढ़ जाता। और चढ़ने के बाद में, और अगर हमने ये अरेंजमेंट नहीं लगाया होता बीच में, हमने अगर ये वाला अरेंजमेंट नहीं लगाया होता, तो ये डायरेक्टली पानी किसके अंदर पहुंचता? फ्लास्क के अंदर पहुंचता कि नहीं? ये फ्लास्क के अंदर पहुंचता। और गर्म फ्लास्क के अंदर अगर आपका ये ठंडा पानी पहुंचता तो यहाँ पर फ्लास्क टूट भी सकता था, ये टूट भी सकता था। तो इस फनेल अरेंजमेंट से क्या हुआ? जैसे ये डिसॉल्व होगी इसके अंदर तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये पानी का सक्शन अंदर करेगी, ये पानी अंदर लेना चालू करेगी भाई। ये पानी जो रहेगा, ये पानी का अंदर सक्शन करना चालू करेगी। तो यहां से पानी का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी इसके ऊपर चढ़ पाएगा, यहाँ पर अंदर थोड़ा सा पानी इसके अंदर चढ़ पाएगा। और जैसे ही यहां से ये पानी की लेयर इससे कट ऑफ हो जाएगी तो अब पानी चढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, पानी चढ़ना बंद हो जाएगा, थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ पाया। फिर से अब यहां से क्या बनेगी? फिर से यहां से HCl गैस बनेगी। और HCl गैस जब यहां से बनकर इसके अंदर चलना चालू होगी तो HCl गैस जैसे ही इसके अंदर आएगी, देखिए जैसे ही इसके अंदर ये और HCl गैस आएगी तो यहाँ जो पानी एक्यूमुलेट था, इस पानी को ये वापस नीचे गिरा देगा। और पानी गिरा देगा तो एक बार फिर से पानी का लेवल कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। और फिर से ये इसकी टच में आ गया। ठीक है, फिर से इसके अंदर ये गैस डिसॉल्व हुई, फिर से पानी का लेवल क्या हो जाएगा? कुछ एक पानी ऊपर चढ़ जाएगा और पानी का लेवल कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा। अगर एक्सीडेंटली थोड़ा बहुत ज्यादा पानी भी पहुंचा तो हमने यहाँ पर एम्प्टी फ्लास्क इसीलिए लगाया हुआ है, ये एम्प्टी फ्लास्क इसलिए लगाया हुआ है कि ये अगर थोड़ा बहुत पानी यहाँ से निकल भी गया, ज्यादा ऊपर चढ़ भी गया, तो ये पानी सिर्फ यहीं गिरे और ये पानी कहाँ नहीं पहुंच पाए? ये यहाँ पर पानी फ्लास्क में नहीं पहुंच पाए। समझ में आ गई बात? ये फ्लास्क के अंदर ना पहुंच पाए, इसलिए हमने एम्प्टी फ्लास्क को यहाँ पर लगाया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, फनेल अरेंजमेंट क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है ना, और यहां पर ये HCl इसके अंदर डिसॉल्व होती जाएगी, हम इसमें पास करते जाएंगे। और लगभग ये 36% 36% HCl गैस का सॉल्यूशन बनता है, यानी जिसमें 36 ग्राम क्या रहती है? HCl रहती है और बाकी बचा हुआ क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक है ना,
बाकी परसेंटेज बचा हुआ क्या रहता है, पानी रहता है। तो आपका ये 36% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय मास का यहाँ कंसंट्रेशन तैयार होता है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? बैक सेक्शन समझ में आ गया कि नहीं आया? तो फनेल अरेंजमेंट काय के लिए होता है? टू चेक, चेक मतलब रोकना, बैक सेक्शन, बैक सेक्शन को रोकने के लिए हम यहाँ पर फनेल अरेंजमेंट को लगाते हैं। और दूसरी बात, ये लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। लार्जर किसके लिए? गैस को डिसॉल्व होने के लिए, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। तो आपसे ये पूछ सकता है कोई 2 पॉइंट बताइए, या 2 फायदे बताइए, या 2 एडवांटेज आप बताइए। किसके एडवांटेज बताइए? फॉर द फनेल अरेंजमेंट। फनेल अरेंजमेंट के 2 एडवांटेज बताइए। 2 एडवांटेज इसके क्या हो जाएंगे? एक तो ये बैक सेक्शन को रोकता है, और दूसरा ये क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, गैस के एब्जॉर्प्शन के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर यहां पर आप नैरो ट्यूब यूज करते तो मालूम है क्या होता? तो पानी बहुत जल्दी से इस ट्यूब में चढ़ता और वापस बैक सेक्शन होता, और ये फ्लास्क के अंदर गिरता, जो फ्लास्क को ब्रेक कर सकता था, हॉट फ्लास्क को। ठीक है, एक्सप्लोजन भी कर सकता था ये। ठीक है, चलो भाई। अब क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे जैसे इसके अंदर जाता है, ठीक है, तो ये आपका इसके साथ में क्या होता जाता है, सॉल्यूशन बना लेता है। अब मान लो हमें सपोज करो इसे क्या करना है, डिस्टिलेशन करना है। ठीक है, डिस्टिलेशन करना है, यानी हम इसे गर्म करना चालू करें, तो यहां पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ऑन डिस्टिलेशन dilute aqueous solution of HCl acid gets concentrated। कैसा हो जाता है ये? कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, और जब एसिड का कंसंट्रेशन 22.2% HCl का बाय वेट एंड 77.8% बाय वाटर, यानी ये वाटर का इतना कंसंट्रेशन हो जाता है, तो फिर आपका ये इसका इस सॉल्यूशन का इस कंसंट्रेशन पर इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है इसका। ठीक है, HCl का हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था, कितना था? -83 डिग्री सेंटीग्रेड। और HCl को पानी में डाल दिया तो जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? पानी से ज्यादा है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कब हो गया? इस कंसंट्रेशन पर हो गया, खास तौर पर याद रखना। और जब इस कंसंट्रेशन को आपको ये अचीव कर लेता है, ठीक है ना, जब इस कंसंट्रेशन को अचीव कर लेता है तो फिर यहां पर हम कहते हैं ये बन गया कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बन गया? या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फर्दर आप कंसंट्रेशन को बॉइलिंग से नहीं बढ़ा सकते हो। फर्दर कंसंट्रेशन is not achieved by boiling, by boiling। समझ में आई ये बात? नहीं आई? अभी नहीं आई होगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ में नहीं आया होगा। देखो बेटा, HCl का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -83 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आई ये बात? नहीं आई है? तो अगर हमने इन दोनों का मिक्सचर बनाया तो इन दोनों का कौन सा मिक्सचर बनता है? मैक्सिमम बनता है 35%। अभी अभी तो मैंने आपको बताया था, ये कितना बनाता है? 36%, सॉरी 36% इसका रहता है कंसंट्रेशन। तो पानी का कितना बचा? तो ये है HCl का, और 64% बचा है किसका? वाटर का। अब इसमें देखो, ये पानी भी मौजूद है
और इसके अंदर ये HCl भी प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है। तो आप इसे गर्म करोगे तो गर्म करने पर वेपर्स किसके ज्यादा बनेंगे, HCl के या वाटर के? बेटा HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कम है ना, और वाटर का कितना है, 100 डिग्री है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर्स कम बनेंगे कि नहीं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे कि नहीं? अरे एल्कोहल या पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आपने दो कटोरे लिए, दोनों कटोरे को सेम टेम्परेचर पर आपने हीट किया, किसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे, पेट्रोल के या पानी के? पेट्रोल के बनेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लो है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, यानी इतना टेम्परेचर, जो अभी टेम्परेचर है इतना टेम्परेचर काफी होगा इसके बहुत सारे वेपर्स बनाने के लिए, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसके कितने बनेंगे, कम वेपर्स बनेंगे, थोड़े से वेपर्स बनेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर ज्यादा वेपर्स किसके बनेंगे, HCl के ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और यहां पर वेपर्स आपके वाटर के कैसे बनेंगे, वाटर के कम वेपर्स बनेंगे। क्या ये बात समझ में आई है? तो अभी परसेंटेज कितना था, 36, और इसका कितना था, 64, और जब आपने इसे बॉईल करना चालू किया तो अब यहां पर इसका परसेंटेज कितना हो गया, HCl का 22.2% हो गया, और वाटर का कितना हो गया, 77.8। तो क्या वाटर हमने इसमें एक्स्ट्रा डाला है, तो वाटर का परसेंटेज कैसे बढ़ गया, क्योंकि परसेंटेज में HCl का परसेंटेज कम हो गया, HCl के ज्यादा वेपर्स बने। तो यहां पर जब इस मिक्सचर को आप उठाओगे तो यहां पर किसके वेपर्स ज्यादा होंगे और वाटर के वेपर्स कम होंगे। समझ में आई ये बात? लेकिन जैसे ये इस परसेंटेज पे पहुंचेगा और अब आप इसे बॉईल करना चालू करोगे तो अब HCl के परसेंटेज ज्यादा और वाटर के परसेंटेज कम नहीं रहेंगे। अब आपका परसेंटेज इसका इतना ही बना रहेगा, वेपर्स में भी, वेपर में भी यही परसेंटेज बना रहेगा इसका। समझ में आ रही है बात? नहीं आई है समझ में? चलो यहां पर मैं समझाता हूं आपको। देखो हमारे पास में सपोज करो 50% HCl था, 50% हमारे पास में वाटर था, ठीक है। 50% HCl था और 50% क्या था, वाटर था। हमने इसे गर्म किया, ये परसेंटेज कहां था इसका, ये परसेंटेज कहां पर था इसका, लिक्विड के अंदर। कहां था, ये परसेंटेज जो था ये लिक्विड के अंदर था इसका, ये परसेंटेज ये लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसे गर्म किया तो किसके परसेंटेज ज्यादा हो जाएंगे, तो अब यहां पर वेपर्स जो बनेंगे, वेपर में HCl का परसेंटेज बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, सपोज करो यहां से हो गया आपका HCl का परसेंटेज ज्यादा होगा इसमें कि वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा, HCl का कम होगा। HCl का कम होगा, वाटर का ज्यादा होगा। HCl के लेकिन ज्यादा वेपर्स बनेंगे ना, HCl के यहाँ पर ज्यादा बनेंगे, तो HCl के ज्यादा बनेंगे तो HCl का परसेंटेज कितना हो गया, सपोज करो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, अभी मैं वैसा और उसमें नहीं कर रहा हूँ। सपोज करो यहाँ हो गया ये 60%, तो वाटर कितना हो गया, 40% हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अब इसे हमने कंडेंस कर लिया, कंडेंस यानी कि ठंडा कर लिया ये जो वेपर्स बने, और इसे हमने यहाँ पर डाल दिया। तो अब यहाँ पर ये जो लिक्विड आया, इस लिक्विड के अंदर कितना परसेंटेज है, 60% कौन है, और वाटर कितना है, 40% है। नहीं आई समझ? अब हमने इसे फर्दर गर्म किया, तो अगर हम फर्दर गर्म करेंगे और फर्दर कलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl का परसेंटेज और बढ़ जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, सपोज करो HCl का परसेंटेज यहाँ पर हो गया 80% और वाटर का कितना हो गया, 20% हो गया। समझ में आ रही है बात? अब आपने इसे फर्दर यहाँ पर फिर फर्दर कलेक्ट किया, तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर HCl का परसेंटेज बढ़ाते जाओगे कि नहीं, है ना।
तो यहां पर कितना परसेंटेज हो गया? 80% कौन है? HCl है। और H2O कितना है? 20% है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करते जाओगे तो दोनों सेपरेट होते जाएंगे कि नहीं? वाटर पीछे रह जा रहा है और HCl जो है वो आपका अलग अलग होता जा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा ये सेपरेट हो जाएगा। पर कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर पहुंचने के बाद एक क्या बनाते हैं, ये एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं कि अब फर्दर अगर आप गर्म करोगे तो यहां पर जो वेपर्स मिलेंगे उसमें 80% HCl रहेगा और 20% क्या रहेगा? तो अगर मान लो आपने इसे यहां कलेक्ट किया तो अभी भी आपको क्या मिल रहा है? वही 80% HCl और 20% वाटर मिल रहा है। फिर आपने इसे गर्म किया तो भी यहां पर कितना मिल रहा है? 80% HCl और 20% वाटर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये कैसे बॉयल हो रहे हैं? तो ये कांस्टेंट मिक्सचर बना लिया इन्होंने। क्या बना लिया? तो ये इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब अब इसका प्रोपोर्शन क्या नहीं होता है? चेंज नहीं होता है। अब इसका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता है, तो हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी ये मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट है। या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसे फर्दर हम बॉइलिंग से और कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके वेपर्स भी जो बनेंगे वो अलग अलग कंपोजिशन के नहीं बनेंगे, सेम कंपोजिशन में वो क्या होंगे? उड़ेंगे। समझ में आई है बात? तो जिसे सिंपल डिस्टिलेशन से हम क्या नहीं कर सके? सेपरेट नहीं कर सके, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय। तो व्हाट आर आइसोट्रोपिक मिक्सचर? विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, जिसे हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। इज इट क्लियर? तो HCl भी अपना क्या करता है? कांस्टेंट बॉइलिंग या एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है। कितने परसेंटेज पर? इतने परसेंटेज पर। वाटर के साथ में, वाटर के साथ में इतने परसेंटेज पर ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाता है HCl, या एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही H2SO4 भी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाएगा वाटर के साथ में। इथेनॉल भी बनाता है वाटर के साथ में। ठीक है, तो कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने HCl गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले कलर के बारे में बात हो जाए। कैसा होता है? कलरलेस। स्मेल कैसी रहती है? वही पंजेंट चोकिंग स्मेल, चोकिंग स्मेल। ठीक है, जो कंसंट्रेटेड HCl रहता है, कंसंट्रेटेड जो रहेगा वो है कोरोसिव एक्शन, है कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, स्किन पर कोरोसिव एक्शन देता है ये। ठीक है, और ब्लिस्टर्स यानी कि छाले बना देता है, फॉर्म्स ब्लिस्टर ऑन स्किन। पंजेंट मतलब होता है जो तीखी स्मेल होती है, बहुत तेज स्मेल होती है। और चोकिंग मतलब ये होता है कि अगर उसकी स्मेल आएगी तो आप सांस लेना ही बंद कर दोगे, बड़ी इरिटेटिंग सी लगेगी, है ना? आप कहोगे कि अरे हम सांस अंदर ले नहीं रहे, बाहर जाकर सांस लेंगे। ठीक है, फॉर्म्स ब्लिस्टर ठीक है, तो ये ब्लिस्टर का फॉर्मेशन करता है। सॉल्युबिलिटी कैसी रहती है? रेडली सॉल्युबल होता है वाटर में, मालूम ही है आपको, पहले से मैंने बता रखा है, रेडली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना? और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये वॉलेटाइल एसिड की कैटेगरी में आता है, वॉलेटाइल एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
सबसे पहली बात तो ये इंडिकेटर्स के कलर को चेंज कर देता है। जैसे अगर लिटमस रहेगा तो लिटमस को ये ब्लू से क्या कर देगा, ब्लू टू रेड, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज जो रहेगा इसे ऑरेंज से या येलो से पिंक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और फिनोप्थिलीन को ये कलरलेस रखता है। फिनोप्थिलीन को ये कलरलेस रखता है क्योंकि फिनोप्थिलीन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर पिंक कलर की होती है, एसिडिक के अंदर ये कैसी रहेगी, कलरलेस रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है एक्शन ऑन मेटल। मेटल्स के ऊपर कैसा एक्शन होता है इसका, तो किसी भी मेटल के साथ में अगर आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इन सब के साथ में HCl आपका रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट करेगा और ये अपना हैलाइड बना लेगा, CaCl2, MgCl2, ZnCl2, FeCl2, इन सब का आपका ये फॉर्मेशन कर लेता है और साथ में क्या निकालता है भाई, H2। यहाँ क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। तो हाइड्रोजन गैस को बनाने का मेथड भी हो जाता है, हाइड्रोजन गैस को बनाने का मेथड भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो देखो ये मैं शुरू में ही आपको पढ़ा चुका हूं कि जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड होती है वो सब क्या होती है, बेसिक होती है नेचर में। जैसे Mg हो गया, MgO या MgOH का होल ट्वाइस, दोनों लगभग एक ही बात है। अगर इसके साथ में HCl की रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएगा, MgCl2 और दो हाइड्रोजन यहां से लेकर क्या बनाएंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे। यानी ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक हाइड्रोक्साइड होती है ये सब नेचर में कैसी होती हैं, और ये क्या है, एसिड। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमने ये रिएक्शन कराई तो ये भी क्या करेगा, MgCl2 और प्लस 2H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। ये समझ में आ रही है बात, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से आपके रिएक्ट करते हैं। हमने FeO के साथ में रिएक्शन कराई है HCl की, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, FeCl2 और प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। Fe2O3 के साथ में हमने रिएक्शन कराई है HCl की, तो यहाँ ये FeCl3 बनाएगा। यहाँ FeCl3 क्यों बना रहा है, क्योंकि Fe पर +3 चार्ज है और यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर रहा है H2O का। अब देखो दो यहाँ लगा तो दो आगे यहाँ लगा दो। क्लोरीन कितने चाहिए, 6, तो आपने ये लगा दिया 6। अब 6 लगा दिया तो 3 यहाँ लगा दो, 3H2O, तो देखो 3 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए आपके। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो सभी मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब अगर ये किसी भी कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो चलो इसकी रिएक्शन आप ही लोग बताओगे मुझे। Na2CO3 और प्लस HCl के साथ में रिएक्ट किया, बताओ बेटा क्या होगा, NaCl H2CO3 NaCl plus H2O plus CO2. NaCl plus H2O plus CO2. यहाँ H2CO3 नहीं बनाओगे, मैं कितनी बार बता चुका हूं। ये Na+1 में टूटा है, ये आपका Cl-1 में टूटा है, NaCl बनाया, यहाँ से H+1 निकला है और क्या निकला है, CO3-2 निकला है, तो H2CO3 बनता है केमिकली। पर H2CO3 इस साइड में अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो ये टूट कर क्या देगा, प्रोडक्ट साइड बनेगा, तो H2O प्लस CO। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेती, HCl के साथ में रिएक्शन कराई
ये बनाता है NaCl, और यहाँ भी क्या बनाता है सेम वैसे ही H2O प्लस CO2, ये उड़ जाती है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो अभी क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसी रिएक्शन होगी। HCl gives CaCl2 प्लस H2O प्लस CO, ठीक है भाई। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स, ठीक है। तो हमने ये रिएक्शन कराई है Na2SO3 के साथ में। क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम यस सर है, हाँ क्या नाम? ऋषिका। बताओ बेटा इसकी क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इसमें? NaCl H2O प्लस SO2, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। क्योंकि H2SO3 भी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। मैंने ये बता रखा था आपको कि 4 कंपाउंड कभी भी अगर आपके प्रोडक्ट साइड बनते हैं तो अनस्टेबल होते हैं। H2CO3, H2SO3, NH4OH एंड HNO2, ठीक है। ये क्या देता है? H2O, ये भी क्या देता है? H2O, ये भी क्या देगा? H2O, और ये भी क्या देगा? H2। यहाँ क्या बचा? CO2, यहाँ क्या बचा? SO2, यहाँ क्या बचा है? NH3, यहाँ क्या बचा? तो देखो HNO2, हमने ये H2O निकाला, तो H2O निकाल ही नहीं पाएंगे हम यहाँ से, तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए पड़ेंगे, तो हमने ये निकाला H2O। तो यहाँ क्या बचा है? NO और NO2, NO प्लस NO2। अगर ये 4 कभी भी प्रोडक्ट की साइड बनते हैं तो अनस्टेबल होते हैं। तो ये ना लिखकर फिर आप ये लिखोगे, जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सभी कंपाउंड्स को आप लिखोगे अगर ये प्रोडक्ट साइड बनेंगे, ठीक है भाई। अब तो ये सारी रिएक्शन भी कर लोगे आप। जैसे NaHSO3 के साथ में रिएक्शन कराई है HCl की, तो क्या बनेगा बेटा? NaCl, अच्छा इसे बैलेंस कर लेना, 2NaCl हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? NaCl और प्लस H2O और प्लस SO2। SO2 कलरलेस गैस होती है, और ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स के साथ में ये कैसी रिएक्शन दिखाता है? तो मेटल सल्फाइड के साथ में जैसे हमने ये ले लिया Na2S और इसके साथ में HCl की रिएक्शन कराई, तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगा ये, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगा ये, और इसकी स्मेल कैसी आती है? रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, रॉटन एग लाइक स्मेल। सड़े हुए अंडे जैसी, काले नमक जैसी आपकी इसमें से स्मेल आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसे, सल्फाइड, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ थायोसल्फेट सॉल्ट। थायोसल्फेट सॉल्ट, जैसे हमने सोडियम थायोसल्फेट ले लिया Na2S2O3, हमने इसके साथ में HCl की रिएक्शन कराई, क्या बनाएगा? तो सबसे पहले तो ये बनाएगा NaCl, 2 NaCl बना दिए इसने। अब 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे तो H2S2O3 का फॉर्मेशन होता है। अब देखना H2O3 और यहां पर आपके ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो एक वाटर बनाएंगे, तो आपने ये लगा दिया वाटर, ठीक है। फिर यहां से एक बनाएगा ये क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बचता है कौन? सल्फर। सल्फर, सल्फाइड नहीं, सल्फर। क्या बचता है? सल्फर। और ये कैसा होता है? ये येलोइश कलर का होता है, पटाखों में डलता है ना, ये वही सल्फर है, येलो कलर का होता है आपका ये,
तो ये इसका फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसका पीपीटी मिल जाता है, येलो पीपीटी आपको मिल जाता है। तो सल्फाइड में भी देखना, अगर हम सल्फाइड के बारे में बात करें तो सल्फाइड्स के साथ में क्या हुआ था, NaCl मिला, NaCl मिला, H2O मिला, H2O मिला, SO2 मिला, SO2 मिला। पर यहां पर एक्स्ट्रा क्या मिला आपको, एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? तो ये रिएक्शन को आप यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सल्फाइड्स एंड सल्फाइड सॉल्ट्स, और थायोसल्फेट सॉल्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। अगर थायोसल्फेट सॉल्ट है तो आपको येलो कलर का पीपीटी मिल जाएगा, और थायोसल्फेट नहीं है, अगर सल्फाइड है तो येलो पीपीटी नहीं मिलेगा। तो दिस रिएक्शन is used to distinguish between sulfides and thiosulfate। थायोसल्फेट में क्या मिलता है आपको, ये येलो सल्फर दे देता है, जबकि सल्फाइड क्या होता है, डू नॉट गिव येलो सल्फर, ये येलो सल्फर नहीं देता है। तो इसे यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने में। तो कभी कभी इससे भी ये सवाल आ जाता है, तो याद रखना यहां पर बात चल रही है ये वाली और ये वाली रिएक्शन के बारे में, ठीक है, इस पॉइंट में। ठीक है, आ गया समझ में? चलो बाकी का कल देखेंगे।